कि तुम्हारी चौखटों पर सर रखते नहीं हैं हम, मुझे मालूम है साहिब तुम्हें इस बात का है गम, तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। तो मैं अंधभक्त नहीं हो सकता, मैं कवि हूँ तो मेरा काम है सवाल कर खड़ा करना। तेरे कूचे में हूँ फिर भी बेमिसाल हूँ, पहचान ले मुझको मैं राहुल नागपाल हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आज हूँ धाकड़ टॉकिंग शो के मंच पर। ये मंच है जहां आदमी अपने दिल की बात करता है, अपने बारे में लोगों को बताता है। अक्सर तमाम जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं उनके बहुत सारे सवाल मेल के थ्रू और अन्य कई बहुत सारे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हमेशा बहुत सारे सवाल आते थे कि भैया कविता कैसे शुरू हुई, कविता का माहौल कैसे बना बचपन में, कहाँ जन्म हुआ वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल थे। पत्रकारिता कहाँ से आ गई फिर अचानक, ये समाज से भी कई बार मतलब बहुत सारे रूप जो देखने को मिलते हैं, तो इनके पीछे क्या है। तो मैं उन सारे सवालों का जवाब आज कोशिश कर रहा हूं कि इस धाकड़ टॉक शो जो है इसमें मैं अपने बारे में बता सकूं अगले 10-12-15 मिनट में, और ताकि आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकें और आप भी कह सकें कि राहुल नागपाल ने ये बात जो है वो अपने बारे में बताई थी। तो दोस्तों, मेरा जो जन्म है वो 4 अक्टूबर 1981 को उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अनूपसर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक शहर है जहांगीराबाद, और उसके पास में गांव है गुचावली, सिटी विलेज में गांव है छोटा सा। टोटल शेड्यूल कास्ट की जाटव जाति का गांव है, कोई दूसरी जाति वहां पर नहीं थी। मेरा जन्म वहां पर हुआ संडे के दिन सुबह को 8:45 पर। हाँ, मेरे फादर साहब जो थे वो डॉक्टर थे और मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो इंग्लिश की कोचिंग जो है वो देते थे। मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश के टीचर थे, लेकिन साथ ही साथ वो टेलरिंग का काम करते थे। और उससे पहले वो दिल्ली में जो फौजियों के जो धौला कुआं जहाँ फौजियों के कैंट हैं वहाँ पर वो सिलाई का काम करते थे। वहाँ से जब उनका वो सेवानिवृत्त हुए एक तरीके से, तो वो फिर वहाँ जा करके अपना सिलाई का काम जो वो करने लगे। तो हम सारे परिवार के जितने लोग थे वो सब सिलाई का काम जानते थे। मेरे परिवार में और जितने लोग थे, तो मेरा जन्म इस परिवार में हुआ। जैसे मैंने बताया कि मेरे फादर साहब जो थे वो डॉक्टर थे और मेरे जो ग्रैंड फादर थे वो इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर थे। हम 7 बहन भाई थे, मुझसे बड़ी सिस्टर हैं, उनसे छोटा मैं हूँ, मुझसे छोटी फिर भाई है, उनसे छोटी 3 सिस्टर, फिर सबसे छोटा भाई। कविता का जहाँ तक सवाल है तो कविता बचपन से मेरे ब्लड में रही। कविता ऐसे रही कि मेरे जो नाना जी थे, नाना जी मेरे लोकगीत लिखते थे, जिनका नाम ओम प्रकाश बौद्ध था, जो बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए थे। ओम प्रकाश बौद्ध जो मेरे नाना थे वो लोकगीत लिखते थे, और मेरे जो दादाजी थे घनश्याम दास जी, वो भी लोकगीत लिखते थे। दोनों लोग जो है वो लोकगीत लिखते थे और दोनों समधी थे, दोनों बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूवमेंट में काम करते थे। और ये वो लोग थे जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो जो बुलंदशहर के आसपास से लोग दीक्षा समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, उनमें इन लोगों के भी नाम शुमार थे। यानी मैं कह सकता हूं कि मेरा जन्म उस परिवार में हुआ जिस परिवार में के लोग बाबा साहब के साथ में दीक्षा लेने के लिए नागपुर गए थे। मेरे फादर साहब की शादी 1977 में 18 अप्रैल 1977 को बौद्ध धर्म से हुई, और मेरे पूरा परिवार पहले कबीरपंथी हुआ करता था, उसके बाद में बुद्धिस्ट हुआ। तब से लेकर के आज तक मेरे पूरे परिवार में कोई भी शादी हिंदू धर्म से नहीं हुई। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आप कोई भी काम, कोई भी कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से मत करवाना। तो आप समझ सकते हैं कि 56 से लेकर के आज तक मेरे पूरे परिवार में और खासतौर से मेरे घर में कोई भी कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से नहीं हुआ। तो ये तो पारिवारिक और बुद्धिज्म की बात होगी। कविता का जैसे मैंने बताया कि मेरे दादाजी और मेरे नाना जी दोनों लोकगीत लिखते थे, और मेरे दादाजी और मेरे नाना जी उस समय जो माननीय साहब काशीराम साहब से पहले जो दलित राजनीति थी, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन लोगों को राजनीति सौंप करके गए, उसमें बीपी मौर्य और संगप्रिय गौतम 2 बड़े नाम थे उत्तर भारत में। दोनों ने यहाँ पर अम्बेडकरी मूवमेंट को खड़ा किया। उसमें मेरे बाबा मेरे जो दादाजी और मेरे नाना जी थे वो लोकगीतों के माध्यम से गांव-गांव जाकर के बीपी मौर्य की सभाओं में, संगप्रिय गौतम की सभाओं में लोकगीतों के माध्यम से हारमोनियम पेटी से गांव-गांव जाकर के प्रचार प्रसार करते थे। तो
ये तो कविता की बात हुई। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे घर में कविता का माहौल था। मेरे दादाजी महाशय थे, वो कविताएं लिखते थे, लोकगीत लिखते थे। तो मुझे कविता का हुनर मेरे दादा और मेरे नाना ने सिखाया। लेकिन वो लोकगीत थे चूँकि, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ ये सब करता रहा। और फिर 1997 में 10 फरवरी 1997 को मेरे फादर साहब की हत्या जो है वो मनुवादियों के द्वारा कर दी गई 10 फरवरी 97 को। उसके बाद बहुत सारे हालात ख़राब हुए, कविता भी छूटी, पढ़ाई भी छूटी, शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। मुझे गाँव छोड़ना पड़ा। मैं गांव छोड़ करके 2000 में दिल्ली आ गया। कविता का शौक़ था तो यहाँ कई प्रकाशनों में प्रूफ रीडिंग का काम किया। वहाँ पर कविता लिखने का मौका मिलता था। कविता पत्रिका में कविता लिखते थे तो हमें 65-70 रुपये मिलते थे। कहानी, अगर हम कोई कहानी लिखते थे तो हमें 135-140 रुपये मिलते थे। धीरे धीरे करके 2000-2003 तक मैं कवि सम्मेलनों में आना जाना शुरू हुआ। बड़े बड़े जितने कवि थे देश के टॉप मोस्ट, उनमें जाकर के कविता उनके साथ सुनाना शुरू किया। फिर देखा कि जाति जो है इंसान की वो कभी जाति नहीं। या तो आप जाति छुपा करके रहें, तो वो अपने खून में था नहीं, तो बस जाति हमसे छुपी नहीं। और फिर हमने 2004 में मेरी शादी हुई दिल्ली में ही। और उसके बाद में फिर 2007-8 के आसपास आते आते मैंने कवि सम्मेलनों से तौबा कर लिया और ये कहा, सोचा कि अब मैं जो है वो दलित कविताओं पर, बहुजन महापुरुषों की जीवन पर कविताएं लिखूंगा और उन्हें जाकर के सुनाऊंगा लोगों को। तो मैंने 2008-2009 में ये डिसीजन लिया कि मैं बहुजन महापुरुषों पर कविता लिखूंगा। मेरे जो दादाजी थे, अब वो अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में, 2009 में उनकी डेथ हुई थी 27 जनवरी 2009 को। तो वो अपने जीवन के अंतिम समय में मेरे पास दिल्ली रहते थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छी पकड़ भी है, मंच पर ग्रिप बहुत अच्छी है, आप बोलने की कला भी है, तो आप बहुजन महापुरुषों के बारे में लिखो ताकि मैं अपने बहुजन महापुरुषों का ऋण जो कर्ज है उसको उतार सकूं। तो मैंने सोचा कि मेरे दादाजी चाहते थे। और फिर कविताओं में, कवि सम्मेलनों पर एक खास वर्ग का कब्जा है। कवि सम्मेलनों में ब्राह्मण जाति का कब्जा ज़्यादा है। वीर रस की कविताओं पर दूसरे लोगों का, जो सवर्ण समाज के ठाकुर हैं, जाट हैं, उनका कब्जा है। मुशायरों में मुस्लिम शायरों का कब्जा है। तो जो हमारे एससी समाज के लोग हैं, जो फूले अम्बेडकर आंदोलन के लोग हैं, ये जाकर के कहाँ कविता सुनाएंगे, इनका कोई मंच नहीं था। बस मन में एक पीड़ा थी। तो मैंने चलो सोचो काम करते हैं इस पर। तो बहुत सारी कविताएं स्टार्टिंग में लिखी। मेरा मन ये रहता था कि मैं जा कर के कहीं कविता सुनाऊं, कोई मुझे बुला ले, किराए के पैसे दे दे। धीरे धीरे करके फिर कविता जो है वो मैं लिखता गया, कहीं किसी पत्रिका में छप गई। 2011 के आसपास आकर के ये हुआ कि हाँ, मेरी कविताओं में थोड़ी सी चमक आई और लोग पसंद करने लगे, अच्छा ये कविता तो उसकी है। दलित साहित्य में जितने कवि मुझसे पहले थे, बहुत ज़्यादा काम उन लोगों ने किया है। मैंने तमाम उन कवियों को पढ़ा जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, चाहे जगपाल सिंह सरोज हैं, चाहे मलुका दास हैं, चाहे मैं कहूँ तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, खुर्जा के कवि और थे मेरे। शिशुपाल सिंह निर्धन थे, मेरे दादाजी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। वो मेरे दादाजी के पास आते थे। जगपाल सिंह सरोज मेरे दादाजी के पास आते थे। तो हमने उन सबके साथ में बैठ करके कविताएं जो है वो सुनी थी। चाहे पथिक साहब हो, विजय सिंह पथिक बड़े उम्दा कवि थे। तो इन सारे कवियों की मन पे मतलब छाप मेरे रही। फिर मैंने लिखना शुरू किया दलित मूवमेंट पर। तो बहुत सारी कविताएं लिखी, लेकिन पहचान जो मिली वो जो इसी से मिली। तमन्नाओं में तमन्ना भी एक और बाकी है, फोटो भीम की नोटों पर अभी आनी बाकी है। उसके बाद में 2012 से लेकर के और फिर जो मैंने सफ़र शुरू किया, मुझे वो दौर भी याद आता है कि जब मैं और मेरे कुछ एक साथी मुझसे कहते थे, राहुल भाई क्या काम कर रहे हो, कोई बुलाता नहीं है, कोई इज्जत, कोई मान सम्मान नहीं। लेकिन फिर भी हम रेल में जनरल डब्बों में भर भर के जाते थे और लेटरिन की जगह पर बैठ करके जाते थे कविता सुनाने 500-500 किलोमीटर चल करके। इतना मानदेय मिलता था कि टिकट के पैसे बड़ी मुश्किल से पूरे होते थे। लेकिन फिर जब कविता को लोग सुनने वाली एक जमात इकट्ठा हुई, बाबा साहब के बेटे बेटियों ने कविता को समझा, तो फिर एक जमात इकट्ठी हुई। और फिर एक वो समय भी आया कि कविता के लिए लोगों ने मुझे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ के टिकट दिए, 5 स्टार होटलों में रुकने की व्यवस्था की और फिर मोटी पेमेंट जो है वो दी गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कविता जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। कविता जब मैंने लिखी, फिर नाम हुआ, फिर पैसा कमाया। और एक दौर वो आया कि मैं एक दिन में मैंने 6-6, 5-5, 7-7, 8-8 प्रोग्राम किए। संसद भवन के प्रांगण में 10 बार खड़े होकर के बाबा साहब के जन्म दिवस पर और परिनिर्वाण दिवस पर कविताएँ पढ़ी। बाबा साहब के परिनिर्वाण स्थल पर
बाबा साहब की जन्मस्थली पर, संकल्प भूमि पर, नागपुर दीक्षा भूमि पर कोई स्थान मुझसे नहीं छूटा जहाँ लोगों ने मुझे मान सम्मान के साथ नहीं बुलाया और जहाँ मैंने कविताएं नहीं सुनाई। ये तमाम वो स्थान रहे। 1000 से ज़्यादा मैंने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मूवमेंट पर कविताएं, कवि सम्मेलन देश के 22 राज्यों में जा करके सुनाई। ऐसे लोगों ने भी बुलाया जहाँ लोग हिंदी नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने राहुल को यूट्यूब पर सुना तो उन्होंने बुलाया। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा स्नेह जो है वो मिला। पिछले 2 वर्षों से कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, तो प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं। 2019 में जब चुनाव था तो चुनाव के चलते प्रोग्राम कैंसिल हुए। 2018 में एट्रोसिटी एक्ट 2 अप्रैल को हुआ तो उसके चक्कर में सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। 2020 में कोरोना के महामारी चलते के प्रोग्राम कैंसिल हुए। 2021 में कोरोना महामारी के चलते प्रोग्राम कैंसिल हुए। तो 2-3 साल से काम नहीं था तो क्या करें। अब समाज के हम तो आंदोलन से जुड़े रहे। मैं समता सैनिक दल में रहा, मैं सरकारी कर्मचारियों के संगठन में प्रचार मंत्री रहा, मैं भीम आर्मी का प्रवक्ता रहा, मैं तमाम उन संगठनों में रहा जो लोग बाबा साहब की मूवमेंट पर चला रहे हैं। लोग अक्सर मेरे बारे में कहते हैं कि भैया आप संगठन को छोड़ बहुत जल्दी देते। तो मैं सबसे एक बात कहता हूँ कि मैं संभावनाएं तलाशने के लिए जाता हूँ कि शायद ये लोग ठीक होंगे, लेकिन जब मुझे लगता है कि ये लोग भी मतलब बिकाऊ किस्म के हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, ताकि कल को मेरे ऊपर ये आरोप ना लगे कि राहुल नागपाल भी बिका था। जब पैसे तुले थे उनमें राहुल नागपाल का भी हिस्सा था। हम लोग शुरू से बसपा ही रहे हैं। मेरे फादर साहब ने बसपा के लिए काम किया। मेरे फादर साहब की डेथ जो है वो बसपा के राजनीति के चलते हुई। हमारी 10 बीघे ज़मीन उस मेरे फादर साहब को न्याय दिलाने के लिए बिकी। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैं बसपा का विरोधी हूँ, मैं बसपा का विरोधी नहीं हूँ। मैं मान्यवर साहब काशीराम का फॉलोवर हूँ, उनके वायरस का फॉलोवर हूँ। हाँ, मैं कुछ चीज़ों का बिल्कुल विरोध करता हूँ और पहले भी विरोध किया है। देश भर के लोगों का फ़ोन आया, नहीं भैया बसपा की सरकार बनने वाली है, आप लोग हेल्प कीजिए। तो हम लोग बसपा के समर्थन में खड़े हैं। लेकिन अगर बसपा में कुछ गलत होगा तो मैं तो कवि के कुनबे का हूँ, कबीर के कुनबे का हूँ, मैं तो कवि हूँ। अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। मैं तो उस हर अच्छे काम की तारीफ़ करता हूँ। अगर बहन जी अच्छा करती तो सबसे पहले मैं तारीफ़ करता हूँ। बहन जी जब सहारनपुर गई थी तो सबसे पहले मैंने जो है वो बहन जी के बारे में तारीफ़ के लिए एक पूरा नोट्स लिखा था। जब बहन जी ने कुछ ऐसा डिसीजन हुआ जिसके कारण पार्टी जो है वो नीचे जा रही है और कुछ पार्टी की तरफ से अच्छा नहीं हो रहा, तो हम विरोध भी करेंगे, क्योंकि हमारा अपना संगठन है। हम नहीं कहेंगे बुरा और अच्छा, तो फिर कौन कहेगा। तो मैं अंधभक्त नहीं हो सकता। मैं कवि हूँ तो मेरा काम है सवाल खड़ा करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मैं उन लोगों को भी बताता चलूँ कि मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जिसने बहुजन समाज पार्टी के लिए गीत लिखे और लोगों ने पसंद किए। आज भी बहुजन समाज पार्टी के मंचों पर जितने गीत बजते हैं, शायद लोगों को पता ना हो, जो बहुत सारे लोग गाते हैं, शशि भूषण एक सिंगर हैं वो भी गाते हैं, वो ज़्यादातर गीत मेरे लिखे हुए हैं, जो जिन पर बसपा के लोग मेरा तो कई बार मुखालफत करते हैं, लेकिन मेरे गीतों पर तालियां भी बजाते हैं, प्यार भी करते हैं। तो मेरे शब्दों से प्यार करते हैं। मैं अकेला ऐसा कवि हूँ जिसने बसपा के लिए गीत लिखे, जितना समता सैनिक दल के लिए गीत लिखे। समता सैनिक दल का वो गीत जो संसद भवन के प्रांगण में बजा, सबको शिक्षा सबको दीक्षा मिले सभी को जल, सबके हक की बात करेगा समता सैनिक दल। क्या माहौल था देखने लायक। आदि कैबिनेट के मंत्री जो है वहाँ पर गीत के साथ झूम रहे थे, प्रधानमंत्री जी थे, राष्ट्रपति जी थे, सबके सामने वो गीत बजा। तो मेरे लिए हर्ष का विषय है। मैंने समता सैनिक दल के लिए गीत लिखे, भीम आर्मी के लिए गीत लिखे, बहुजन समाज पार्टी के लिए गीत लिखे, बनते करुणाशील राहुल जी के लिए गीत लिखे। और मैंने उस सब तमाम आंदोलन जो देश भर में SC ST OBC बहुजन समाज के लिए आंदोलन खड़ा हुआ, मैंने तमाम लोगों के लिए गीत लिखे। जब खुददारी की बात आई तो फिर मैं ही था जिसने खड़े होकर के कहा कि तुम्हारी चौखटों पर सर रखते नहीं हैं हम, मुझे मालूम है साहिब तुम्हें इस बात का है गम, तुम्हारी तोप और बंदूकें हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं हैं हम। मैं ही था जब लोगों ने, कुछ खास किस्म के लोगों ने मुझे इग्नोर करना शुरू किया, तब मैं ही था जिसने अपने सम्मान में एक शेर कहा कि तेरे कूचे में हूँ फिर भी बेमिसाल हूँ, पहचान ले मुझको मैं राहुल नागपाल हूँ। तो मैं कवि हूँ, मेरे अंदर कवियों का खून है। मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अम्बेडकरी फूले अम्बेडकरी आंदोलन में अगर कुछ गलत हो तो उसका विरोध करूँ, और अगर कुछ अच्छा कहीं देश भर में हो तो उसकी तारीफ भी करूँ। मैं कवि हूँ, मेरा काम है आईना दिखाना। जो लोग अगर ये समझते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा कर जाता हूँ तो ऐसा नहीं है। मैंने इस देश के तमाम टॉप मोस्ट लोगों के साथ काम किया है और मैं ग्रास रूट पर जो आदमी खड़ा उसके साथ भी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मूवमेंट के साथ समझौता मैं नहीं कर सकता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अपने समझौता के लिए कहीं भी जा सकता हूँ, नहीं, मैंने आज तक कभी किसी से समझौता नहीं किया। मैं समाज के दुख दर्द के लिए खड़ा रहा और आगे भी खड़ा रहूँगा। सवाल पत्रकारिता का आता है, लोग कहते हैं भैया पत्रकारिता शुरू कर दी। तो मैं जिन लोगों को जानकारी मेरे बारे में नहीं है उनको बता देता हूँ कि 1998-1999 के आसपास मैं अमर उजाला में काम करता था बुलंदशहर में, और हेमंत कौशिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट के ब्यूरो
ब्यूरो चीफ होते थे, उनके पास हम लोग काम करते थे। मैं था, एक लड़का और था, विशाल था, और था रोहित था, हम सारे लड़के काम करते। तो हमने वहाँ पत्रकारिता सीखी है। लेकिन कविता में शौक था तो कविता आगे निकल गया। 3 साल से कविता नहीं थी तो सोचा कि पत्रकारिता की जाए, और पत्रकारिता की तो आप लोगों ने पत्रकारिता भी उतनी ही पसंद की जितनी कविता पसंद की थी। कविता में अगर राहुल नागपाल का एक नाम था, राहुल नागपाल को लोगों ने सर आंखों पर बिठाया, तो पत्रकारिता में भी आप लोगों ने उतना ही मोहब्बत, उतनी ही मोहब्बत दी, उतना ही प्यार दिया, उतना ही स्नेह दिया कि 40-40, 50-50 लाख व्यूज़ के साथ मेरे जो इंटरव्यू है वो चले। और मैंने वहाँ पर भी समझौता नहीं किया। मैंने अगर किसान आंदोलन में पत्रकारिता की तो मैंने वहाँ पर ये स्थापित करने के लिए काम किया कि फूले अम्बेडकरी आंदोलन को मैंने घर घर पहुँचाने का काम किया। आप मेरे तमाम इंटरव्यू उठा करके देख सकते हैं, मैंने कहीं समझौता नहीं किया। मैंने रेवेन्यू कमाने के लिए काम नहीं किया पत्रकारिता में। मैंने ये नहीं किया कि इस वीडियो को ज़्यादा देखेंगे या कम देखेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने सिर्फ ये सोचा कि इस जो पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ, इस पत्रकारिता में फूले अम्बेडकर का मैसेज जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये वो सारे तमाम सवाल थे। लोग अक्सर एक बात और कह देते हैं कि मैंने उनका साथ छोड़ दिया, इनका साथ छोड़ दिया। मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा। आज भी मैं तमाम लोगों से बड़े मोहब्बत के साथ मिलता हूँ। शांति स्वरूप बौद्ध जी हमारे बीच नहीं है, हमारे पिता समान थे, हमारे बड़े थे, बहुत कुछ सीखा उनसे। और बहुत सारे लोग हैं यार, जोशी साहब हैं, समता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बालक बौद्ध जी हैं, KP चौधरी हैं, अशोक कुमार रेलवे वाले हैं, अशोक कुमार नेगडोर वाले हैं, प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, और हमारे वो देश भर के तमाम साथी हैं। चंद्रशेखर छोटा भाई है, उनके साथ काम किया है। और जो देश में लोग काम कर रहे हैं, अभी जो नया संगठन बना बहुजन सेना, उनके तमाम साथी मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं रहा। अगर मुझे लगता है, बनते करुणा सिंह राहुल जी हैं, मुझे लगता है कि मैं अब इनके साथ यहाँ से आगे नहीं चल पाऊंगा, तो मैं उनके कान में बोल देता हूँ कि मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, आप चलाइए, आपके लिए हमारा समर्थन है। तो ऐसा नहीं है, मेरे हर आदमी से अच्छे रिश्ते हैं। मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ सोशल मीडिया पर, कभी मेरे किसी मतलब कोई तू मैं नहीं हुई। तो ये तमाम लोग जो कह रहे हैं ये उनकी अपनी राय है, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी मिसेज है, 3 बेटी हैं। बड़ी बेटी मेरी 16 साल की हो जाएगी, 10वीं क्लास में है, उससे छोटी 9th क्लास में, उससे छोटी 5th क्लास में। मैं अब इस मुकाम पर हूँ कि आप लोगों ने जो प्यार मोहब्बत और जो स्नेह दिया है उसको समेट रहा हूँ। वो इतना है कि मैं उस प्यार मोहब्बत के सहारे अपना समय जो है वो जीवन जो है वो काट सकता हूँ। लेकिन मैं पुनः अपने तमाम करोड़ों दर्शकों को, अपने चाहने वालों को अपील करता हूँ कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। मैं बसपा का भी समर्थक हूँ, भीम आर्मी का भी समर्थक हूँ, अन्य संगठन जो लोग समाज में फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर काम कर रहे हैं, मैं उनका सबका समर्थन करता हूँ, उनका सबका सम्मान करता हूँ, उनके सबका समर्थन इसलिए करता हूँ। हाँ, ये कम ज़्यादा हो सकता है कि जैसे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, जो जितनी प्रतिज्ञाओं को मानेगा उतना उसका सम्मान होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आज कोई संगठन फूले अम्बेडकरी आंदोलन में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा गलत कर रहा है तो उसका विरोध भी होना चाहिए। बाबा साहब के मानने, बाबा साहब ने कहा था कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। अगर हम व्यक्ति पूजा करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग फूले अम्बेडकरी आंदोलन के आदमी नहीं हो सकते। हमको व्यक्ति पूजा नहीं होना, क्योंकि व्यक्ति पूजा जो है वो लोकतंत्र की हत्यारी है। जो लोग आज व्यक्ति पूजा में लगे हुए हैं, मैं व्यक्ति पूजा का आदमी नहीं हूँ। तो बस यही बातचीत आपके साथ करनी थी। चलते चलते 1-2 शेर आपको सुना देता हूँ कि ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं, दीवाने भीम के हैं हम, अलग पहचान रखते हैं। अपने अंदर खुददारी पैदा करिए, अपने अंदर कबीर को जिंदा रखिए, अपने अंदर अम्बेडकर को जिंदा रखिए, किताबों से मोहब्बत कीजिए। और बाबा साहब की 3 बातें हमेशा याद रखना। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने अपना पूरी जिंदगी 3 चीज़ों पर खर्च की, अच्छा खाया है, अच्छा पहना है और अच्छी किताबें पढ़ी हैं। तो इन 3 चीज़ों पर फोकस बना करके रखिए, फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर काम कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और ढाका टॉक शो जो आया है इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे तक पहुँचाइए। मैं अरुण गौतम और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सोचा कि लोग आकर के अपने बारे में बताएं, तो मैं इस मंच पर आया और मैंने अपने बारे में बताया। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल है तो आप ढाका टीवी को लिख भेजिए। मैं कोशिश करूँगा कि अगर कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, तो मैं उस पर दोबारा बातचीत कर सकूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।